हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग निर्देश फ्रेम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं। तो निर्देश फ्रेम को समझने से पहले हम लोग समझते हैं किसी पिंड की गति अवस्था या विराम अवस्था किसे कहते हैं। तो जब किसी भी पिंड की या कण की स्थान में समय के साथ परिवर्तन आता है, एक स्थान से जब वो दूसरे स्थान की ओर बढ़ता है, मतलब स्थान में समय के साथ परिवर्तन जब महसूस होता है तो उसे हम गति अवस्था में कहते हैं। परंतु जब स्थान में परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ तो उसे हम विराम अवस्था में कहते हैं। इस संसार की कोई भी वस्तु ना तो पूर्णतः विराम में है और ना ही पूर्णतः गति अवस्था में। केवल इस संसार में हर वस्तु गति अवस्था या विराम अवस्था में एक दूसरे की अपेक्षा से ही मालूम पड़ती है। जैसे कि जब हम लोग पृथ्वी पर हैं तो हमें हर वस्तु अपने सापेक्ष या तो विराम अवस्था में देखते हैं या गति अवस्था में देखते हैं। पर जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से देखता है तो पृथ्वी को भी घूमता हुआ देखता है, पृथ्वी को भी गति अवस्था में देखता है। तो इसी तरह से निर्देश फ्रेम पर हम डिस्कशन करने वाले थे। तो निर्देश फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु या कण की गति या स्थिति को बताते हैं। एक वह वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है, जिस फ्रेम के माध्यम से हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं तो उस फ्रेम को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। एक ऐसा फ्रेम जिससे हम किसी वस्तु की गति अथवा स्थिति की चर्चा करते हैं या उसको बताते हैं। तो निर्देश फ्रेम दो तरह का होता है, एक होता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम तथा दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जड़त्व निर्देश फ्रेम वो कहलाता है जो न्यूटन के नियमों को पालन करता है, जिस पर न्यूटन के नियम लागू होते हैं, या ऐसे फ्रेम जिन पर कि न्यूटन के नियम लागू होते हैं उन फ्रेमों को हम लोग जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। या फिर एक दूसरी विधा ये भी है कि जो फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गति करते हैं, समान वेग से गति करते हैं, या विराम अवस्था में होते हैं। तो ऐसे फ्रेमों को हम लोग जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं, जो फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष या तो विराम अवस्था में होंगे या फिर क्या होते हैं, एक समान वेग से गति कर रहे होते हैं। ऐसे फ्रेमों को हम लोग जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब हम बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के ऊपर। तो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम वो होते हैं जो कि न्यूटन के नियमों को पालन नहीं करते हैं, जो घूर्णी तथा त्वरित गति करते हैं। कैसी गति करते हैं, त्वरित गति करते हैं, जो घूर्णी तथा त्वरित गति करते हैं। ऐसे फ्रेमों को हम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। तो सबसे पहले हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम को समझते हैं। अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई एक फ्रेम है, वो फ्रेम ऐसा कुछ है, थोड़ा बड़ा फ्रेम बनाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ बनाते हैं। एक बड़ा फ्रेम है, यह कोई मान लीजिए एक फ्रेम है हमारे पास, और इस फ्रेम में ये तीन अक्ष है, एक्स वाई जेड। इसी फ्रेम को हम एस नाम दे देते हैं, और यहाँ से कुछ दूरी पी पर, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई जेड होंगे, और इसका स्थिति सदिश क्या है, बिंदु पी का आर इसका स्थिति सदिश है। और इस बिंदु पी से एक दूसरा कोई फ्रेम और है हमारे पास, जिसको हमने एस डैश कहा। एस डैश इसके एक्स वाई और जेड एक्सिस इस तरह कुछ रहे होंगे, ये जेड है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्सिस होंगे। अगर फ्रेम एस डैश है तो हमने इसको मान लिया ऐसा कुछ। तो इसके अपेक्षा निर्देशांक क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश रहेंगे।
अगर मान लीजिए इसको बिंदु P को इसके ओराइजिन से मिलाने, इसको ओडेस कहते हैं ओराइजिन को, इसका ओराइजिन O है, मिलाने वाली रेखा जो है सदिश है, इसका R डैश नाम दे देते हैं इसको। ये यहाँ से इसको मिलाने वाला जो कण है, कण को O से मिलाने वाली रेखा क्या है, इसको हमने इसका नाम दिया R का, और O डैश से मिलाने वाली को दिया हमने R डैश का। ठीक है, अब मैं O और O डैश को ही मिला देता हूँ इस तरह से, इनको ही मैंने दोनों को मिला दिया है। अगर मैं त्रिभुज O, O डैश और P के ऊपर डिस्कस करूं तो मैं क्या देख रहा हूं, यहां से अगर मैं यहां तक की दूरी को VT कह दूं, VT क्या कह दूं मैं, VT है, ये यहां से O से लेकर के O डैश तक की दूरी कितनी है, VT है। तब मैं क्या जानता हूं कि सदिश OP डैश की OP जो है बराबर कितना होगा, वो O डैश प्लस O डैश P के बराबर होगा। और अगर मैं सदिश में इसकी जगह में वेक्टर R और इसकी जगह में VT और इसके स्थान पर मैं R डैश रख दूँ, O से O डैश से P तक की वैल्यू कितनी थी, R डैश थी, ये इतना VT था, तो मैं इसको इस तरह लिख दूँ तो शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। जब मैंने ये कार्य कर लिया है तो मैं यहाँ से चाहूँ तो R डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ। R डैश बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर R माइनस VT। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, क्योंकि मुझे स्थिति सदिश पता था, और स्थिति सदिश का डिफरेंशिएशन करने से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, dr डैश अपॉन dt बराबर dr अपॉन dt माइनस v। तो ये तो मिल गया मुझे इसका वेग। और मैं अगर इससे एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ इसी वेग की वजह से, तो वेग से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, d स्क्वायर r डैश का अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। ये v कंस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे पहले इस फ्रेम के लिए d स्क्वायर r डैश अपॉन dt स्क्वायर और d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर, मतलब इन दोनों जो फ्रेम की हम बात कर रहे थे, एक फ्रेम S था और एक S डैश था, इन दोनों का त्वरण समान रहेगा, त्वरण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इससे एक ये निष्कर्ष निकल आया कि जड़त्वीय फ्रेमों में त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वह एक समान वेग से या फिर विराम में एक दूसरे की अपेक्षा स्थिर रहते हैं। समझ लें कोई एक फ्रेम S है और एक दूसरा फ्रेम मेरे पास S डैश है, और एक पार्टिकल है P, दोनों फ्रेमों में ही लगभग है उसकी उपस्थिति। तो अगर S डैश फ्रेम S के सापेक्ष त्वरण a0 से गति कर रहा है, इसके सापेक्ष ए गति कर, मतलब ये एक तरह से समझ ले स्थिर है इसकी अपेक्षा, और ये त्वरित गति कर रहा है। आवर्ती फ्रेम है, त्वरित गति होती है इनमें। तो ये जो त्वरण से गति कर रहा है, तो ये P पार्टिकल को गति करता महसूस कर, अगर जो प्रेक्षक कोई S डैश में बैठा हुआ है, ठीक है, ये गति कर रहा है, इसमें कोई प्रेक्षक बैठा है और वो देख रहा है कि इसको पार्टिकल P को देखेगा, तो उसको लगेगा P गति कर रहा है। उसको क्या लग रहा है कि P जो पार्टिकल है वो किसी मोशन से गति कर रहा है, और उसका त्वरण कितना होगा P का, उसको ऐसा लग रहा है नहीं है, पर इसको आभास हो रहा है कि इसका त्वरण माइनस a0 त्वरण से ये गति कर रहा है। अगर ये माइनस a0 त्वरण से गति कर रहा है तो इस पर बल कितना लग रहा होगा, माइनस ma0। ये प्रतीत होता है, आभासी है, ठीक है। तो इसको हम छद्म बल भी कहते हैं, छद्म बल कहते हैं इसको हम। अच्छा, जब इसने इस तरह से इसका मोशन करना हमारे सामने आया, अगर मान लीजिए फ्रेम S के सापेक्ष वास्तव में गति करे, जो कण P है अगर वह वास्तव में ही S के सापेक्ष गति करता हो, तो S डैश वाला क्या देखेगा, तो अगर वह मान लीजिए कण ai वेग से गति करता हो, ai त्वरण से गति करता हो, तो इससे बल कितना लगेगा, F बराबर ma। तो
कितना त्वरण बचा जो होगी, मतलब आभासी त्वरण होगा, जो कि इसको वास्तव में कितना त्वरण महसूस होगा, तो इसको लगेगा ए डैश, मान लो इसका त्वरण मान लेते हैं, इसको जो अब लगेगा कितना वास्तविक त्वरण कितना इसको होगा, तो वास्तविक त्वरण हो जाएगा ए आई माइनस ए जीरो। ये वास्तविक त्वरण था, सॉरी ये जो था आभासी त्वरण कितना होगा, तो इसको आभासी त्वरण अब कितना होगा, अगर कण पी भी गति कर रहा है ए आई से, ए आई त्वरण से, तो इसको आभासी त्वरण कितना लगेगा, ए डैश बराबर ए आई माइनस ए जीरो, इसको त्वरण महसूस हो रहा होगा। तो मतलब बल कितना लगेगा, F बराबर एम ए डैश बराबर एम ए आई माइनस एम ए जीरो, या कहूँ तो इसको तो मैं कहता हूँ जो इस पर वास्तविक बल लग रहा था माइनस मतलब प्लस, ये तो माइनस का ही छदम बल, माइनस में ही लेते हैं हम लोग, तो इसको लिख देते हैं एफ जीरो। ठीक है, तो मतलब किसी भी कण पर लगने वाला बल कितना होगा, तो वह अगर इस फ्रेम की अपेक्षा देखें हम, एस डैश को कितना बल महसूस होगा, तो उसको लग रहा होगा इतना बल देख, उसको प्रतीत होगा कि एफ आई एक तो वास्तविक बल लग रहा होगा और एक काल्पनिक बल या छद्म बल उसको लगता हुआ महसूस हो रहा होगा एफ वाले पार्टिकल को। तो इस तरह से हम लोगों ने निर्देश फ्रेम को समझने की कोशिश की है। दोस्तों अब हम लोग गैलीलियन रूपांतरण पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो गैलीलियन रूपांतरण किसे कहते हैं, तो दो निर्देश फ्रेमों में वह समीकरण, मतलब वह समीकरण जो दो निर्देश फ्रेमों में कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करते हैं। कोई दो निर्देश फ्रेमों में अलग अलग उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे किसी कण के, तो उनमें एक संबंध स्थापित करने का जो काम करते हैं, ऐसे रूपांतरण को हम लोग गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। तो गैलीलियन रूपांतरण के विषय में ये समझ लें हम कि अगर हमारे पास कोई दो फ्रेम है, एक फ्रेम है एस और एक मान लीजिए ये एस डैश, इस फ्रेम का नाम है एस डैश, दो फ्रेम है वाई डैश, जेड डैश, एक्स डैश। यहाँ मान लें कोई पॉइंट पी है, इस पर निर्देशांक होंगे एक्स वाई जेड, एक समय का वो ले लेते हैं साथ में, तो ये तो एस की अपेक्षा हो गए, एस डैश की अपेक्षा होंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश। तो इस तरह से उसके दोनों जो हैं दो तरह के उसके निर्देशांक जानने चाहिए। अगर मैं इनको इससे इस ओ से जोड़ दूं, ये ओ डैश है, ये ओराइजन है इसका, ये जोड़ दिया, थोड़ा सीधा होना था इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैंने ये जोड़ दिया है इससे। अब इसको अगर मैं आर कह दूं, इसको आर डैश कह दूं, तो बात बन जाएगी हमारी। अगर मैं अब त्रिभुज ओ डैश की बात करूं, ओ डैश पी, जैसा कि मैं वहाँ करके आया जड़ते हुए फ्रेम में, तो मुझे क्या पता था वहाँ पे, ओ पी बराबर क्या होता है, ओ डैश प्लस ओ डैश पी, ओ से लेकर के ओ डैश, फिर ओ डैश से पी। तो मैं क्या जानता हूँ, आर बराबर होता है आर डैश प्लस वी टी, इसको मैं वी टी कह देता हूँ यहाँ से यहाँ तक को, क्योंकि हम ऐसा ही कुछ निर्देश फ्रेमों में समझ करके आए थे, तो मैं इसको वी टी कह देता हूँ। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं पहले, आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, डी आर डैश अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी माइनस वी, और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूं अगर मैं, तो डी स्क्वायर आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी टी, यही अपन करके आए थे जस्ट, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस तरह से जो इनका त्वरण है वो कांस्टेंट रहता है गैलीलियन रूपांतरण में। तो अब इसके आगे हम थोड़ा सा मैं आपको गैलीलियन रूपांतरण में जो चार समीकरण बन रहे हैं संबंध स्थापित करने के लिए, उस पर मैं आपको विशेष में ध्यान देना चाहूँगा आप पर। तो अगर ये कण मान लीजिए यहाँ पर है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो लगभग यहाँ बैठता होगा एक, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, लगभग x है, और इस फ्रेम में क्या है, x डैश है। तो मतलब ये समझ रहे हैं हम, x डैश यहाँ से यहाँ तक की है और यहाँ तक की कितनी है, प्लस वी टी बराबर कितना हो रहा है, x हो रहा है। ठीक है, या मैं कहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x डैश बराबर x माइनस वी टी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो
इसके बाद अगर मैं दूसरे निर्देशांक y की बात करूं तो y में ऊंचाई इसकी जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ है, तो y बराबर कितना होगा y डैश। z में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, टाइम समान रहेगा। ठीक है, तो इसके गैलीलियो रूपांतरण के 4 समीकरण हैं। इनको ही इसी वाले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको तो आमने सामने लिखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अब मैं आपको गैलीलियो रूपांतरण के जो 3 निष्कर्ष निकले इसके, उन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। तो पहला निष्कर्ष क्या निकल के आया? तो पहला निष्कर्ष निकला कि टाइम जो अलग अलग फ्रेमों में अलग अलग देख रहे हैं हम, किसी घटना का टाइम होता है तो वो उस पर निर्भर नहीं करता, फ्रेम बेसिस पर समय निर्भर नहीं करता। मतलब इस फ्रेम ने टी देखा, इसने टी डैश देखा, तो ऐसा नहीं कि फ्रेम पर ये समय निर्भर करेगा। दोनों फ्रेमों में एक ही समय रहेगा, मतलब टी इक्वल टू क्या रहेगा, टी डैश रहेगा। मतलब दोनों फ्रेमों, अगर 2 लोग एक घटना को देख रहे हैं तो समान कितना आएगा, समय जो है वह समान ही रहेगा। दूसरी बात है, किसी वस्तु की लंबाई, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कोई छड़ थी, तो उस छड़ की लंबाई चाहे हम फ्रेम एस से देखें चाहे उसकी लंबाई एस डैश से देखें। मान लो एस में उसकी लंबाई एल है और एस डैश में एल डैश है, तो क्या होगी, वह लंबाइयाँ बराबर होंगी। ठीक है, लंबाइयाँ इक्वल रहेंगी, लंबाइयाँ अलग अलग नहीं आएंगी, चाहे हम किसी फ्रेम में उस लंबाई को देख रहे हों। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है समयांतराल। अलग अलग समयांतरालों में जब हम किसी घटना को देखते हैं तो उन समयांतराल भी क्या होंगे, डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी डैश। मतलब समयांतराल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। छोटे छोटे समय के पैकेट पर हम जब चर्चा कर रहे होते हैं तो समय के पैकेट भी क्या होंगे, बराबर समयांतराल होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने गैलीलियो रूपांतरण निर्देश फ्रेम को हमने डिस्कस किया है। तो मैं एक बार और आपका हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं? तो वह फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी भी वस्तु की गति अथवा स्थिति बताई जाती है उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। निर्देश फ्रेम 2 तरह के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम तथा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जो निर्देश फ्रेम न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं तथा जो एक दूसरे के सापेक्ष समान वेग या विरामावस्था में होते हैं, तो ऐसे फ्रेमों को हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। जबकि अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम जो घूर्णी या त्वरित गति करते हैं, जो न्यूटन के नियमों को पालन नहीं करते हैं, उनको कहते हैं। इसके बाद गैलीलियो रूपांतरण, तो वह समीकरण जो किन्हीं 2 अलग अलग फ्रेमों में किसी कण के निर्देशांकों के मध्य में संबंध व्यक्त करता है, उसे हम लोग गैलीलियो रूपांतरण कहते हैं। तो गैलीलियो रूपांतरण के कुछ निष्कर्ष थे। तो उसमें किसी भी छड़ की लंबाई, मान लो हम 2 अलग अलग फ्रेमों में देख रहे थे उस छड़ को, तो उसकी लंबाई समान रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है। समयांतराल, एक साथ जो हमने घटना देख रहे हैं तो वो भी घटना का समय भी समान रहेगा। और तीसरी बात, समयांतराल भी बराबर रहेंगे। वीडियो में हम लोगों ने गैलीलियो रूपांतरण निर्देश फ्रेम को हमने डिस्कस किया है। तो मैं एक बार और आपका हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं? तो वह फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी भी वस्तु की गति अथवा स्थिति बताई जाती है उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। निर्देश फ्रेम 2 तरह के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम तथा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जो निर्देश फ्रेम न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं तथा जो एक दूसरे के सापेक्ष समान वेग या विरामावस्था में होते हैं, तो ऐसे फ्रेमों को हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। जबकि अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम जो घूर्णी या त्वरित गति करते हैं, जो न्यूटन के नियमों को पालन नहीं करते हैं, उनको कहते हैं। इसके बाद गैलीलियो रूपांतरण, तो वह समीकरण जो किन्हीं 2 अलग अलग फ्रेमों में किसी कण के निर्देशांकों के मध्य में संबंध व्यक्त करता है, उसे हम लोग गैलीलियो रूपांतरण कहते हैं।